सभी व्यूअर्स को मेरा हृदय से प्रणाम। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मेरा नाम है लवकुश मिश्रा और मैं आपको एसएसटी पढ़ाता हूँ। तो आइए बिना समय को बर्बाद किए हुए हम अपने टॉपिक को समझते हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर 2, जिसका नाम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। तो आइए इस टॉपिक को समझते हैं। शुरुआत होती है द एज ऑफ सोशल चेंज से, सामाजिक परिवर्तन का युग। पिछले अध्याय में आपने फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप में फैलते जा रहे स्वतंत्रता और समानता के शक्तिशाली विचारों के बारे में पढ़ा है। और फ्रांसीसी क्रांति को पढ़ने के दौरान आपने देखा है कि समाज में कैसे परिवर्तन हो रहा है। वो सब हमने आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ाया हुआ है। आप अगर फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पर जाकर के उसको पढ़ सकते हैं। आज बात फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आगे से होगी। फ्रांसीसी क्रांति से क्या हुआ, सामाजिक संरचना के क्षेत्र में परिवर्तन की संभावनाएं बढ़ी या फिर उन परिवर्तन की संभावनाओं का सूत्रपात हो गया, मतलब शुरुआत हो गई। और यूरोप और एशिया सहित दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में व्यक्तिगत अधिकारों के स्वरूप और सामाजिक सत्ता पर किसका नियंत्रण हो, इस पर चर्चा छिड़ गई। भारत में भी राजा राम मोहन रॉय और डेरोजियो ने फ्रांसीसी क्रांति के महत्व का उल्लेख किया है। और भी बहुत सारे लोग क्रांति पश्चात यूरोप की स्थितियों के बारे में चल रही बहस में कूद पड़े। एक माहौल सा बन गया जिसमें चर्चाएं होती थी। आगे चलकर उपनिवेशों में घटी घटनाओं ने भी इन विचारों को एक नया रूप प्रदान करने में योगदान दिया। मगर यूरोप में भी सभी लोग आमूल समाज परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। मतलब इस सवाल पर सबकी अलग अलग राय थी। बहुत सारे लोग बदलाव के लिए तो तैयार थे, लेकिन वो ये चाहते थे कि यह बदलाव धीरे धीरे हो, बहुत तेज ना हो। एक खेमा ऐसा था जो मानता था कि समाज का आमूल पुनर्गठन जरूरी है, मतलब समाज को फिर से हमें पुनर्गठित करना चाहिए। कुछ लोग रूढ़िवादी थे, कंजर्वेटिव थे, कुछ लोग लिबरल्स थे, उदारवादी थे, और कुछ लोग रेडिकल थे, आमूल परिवर्तनवादी, मतलब क्रांतिकारी परिवर्तन जिनको चाहिए समाज, वो लोग रेडिकल हो जाते हैं। इन समाधानों के पक्ष में थे लोग। अब इन शब्दों का क्या मतलब था, ये हम नेक्स्ट हेडिंग में पढ़ेंगे। अच्छा, इस अध्याय में हम 19वीं शताब्दी की कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक परंपराओं का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि उन्होंने परिवर्तन के संदर्भ में क्या असर डाला। इसके बाद हम एक ऐसी ऐतिहासिक घटना पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे जिसमें समाज के रेडिकल पुनर्गठन का एक गंभीर प्रयास किया गया। रूस में हुई क्रांति के फलस्वरूप समाजवाद 20वीं सदी का स्वरूप तय करने वाले सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली विचारों की श्रृंखला का हिस्सा बन गया। ये सब हम अभी इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक। स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से। हमारा पहला टॉपिक है लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी, इन तीनों को वन बाय वन समझते हैं। स्टार्ट करते हैं हम उदारवादियों से, लिबरल्स से। देखिए, समाज परिवर्तन के समर्थकों में एक समूह उदारवादियों का था। ये लोग भी समाज में परिवर्तन चाहते थे। अब उदारवादी कौन है? उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। शायद आप जानते होंगे कि उस समय यूरोप के देशों में प्रायः किसी एक धर्म को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता था। जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए, ब्रिटेन की सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी। ऑस्ट्रिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। अच्छा, उदारवादी समूह जो था वो वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के भी विरोधी थे। वो ये बोलते थे कि ये जो राजा के बाद जो राजा का बेटा जो राजा बन जाता है, जो वंश के आधार पर जो है शासक बनते रहते हैं और इनकी सत्ता जो है वो अनियंत्रित होती है, किसी के भी नियंत्रण में नहीं होती है, ये सब बातें गलत हैं। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। उनका कहना था
कि सरकार को किसी के अधिकारों का हनन करने या उन्हें छीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। यह समूह प्रतिनिधित्व पर आधारित एक ऐसी निर्वाचित सरकार के पक्ष में था जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त और सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानूनों के अनुसार शासन कार्य चलाए। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इनके कहने का मतलब था कि एक ऐसी निर्वाचित सरकार बने जो लोगों के प्रतिनिधित्व पर आधारित हो और वो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त हो और वो न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानूनों के अनुसार शासन कार्य चलाए। पर यह समूह लोकतंत्रवादी डेमोक्रेट नहीं था। ये डेमोक्रेट नहीं थे। ये लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी सभी नागरिकों को वोट का अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। देख रहे हैं, बात कर रहे हैं कि प्रतिनिधित्व पर आधारित हो, लेकिन सबको वोट देने के अधिकार के पक्ष में नहीं है। उनका मानना था कि वोट का अधिकार केवल संपत्तिधारियों को ही मिलना चाहिए। जिनके पास प्रॉपर्टी है उन्हीं को वोटिंग राइट मिलना चाहिए। दे ऑल्सो डिड नॉट वॉन्ट द वोट फॉर वुमेन। ये लोग कहते हैं महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। इसके विपरीत रेडिकल समूह के लोग ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। इनमें से बहुत सारे लोग महिला मताधिकार आंदोलन के भी समर्थक थे। मताधिकार आंदोलन क्या होते हैं? वोट डालने का अधिकार पाने के लिए चलाया गया आंदोलन मताधिकार आंदोलन कहलाता है। उदारवादियों के विपरीत ये लोग बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेषाधिकारों के खिलाफ थे। वे निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन केवल कुछ लोगों के पास संपत्ति के संकेंद्रण का विरोध जरूर करते थे। मतलब ये कहते थे कि कुछ लोगों के पास संपत्ति को केंद्रित नहीं करना चाहिए। आप निजी संपत्ति लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम उसका विरोध नहीं करते, लेकिन हम इस बात का विरोध कर रहे हैं ये जो समाज के कुछ लोगों के पास संपत्ति पूरी की पूरी केंद्रित हो जाती है, इस बात का ये विरोध करते थे। नेक्स्ट आ जाते हैं कंजर्वेटिव्स के ऊपर। ये कौन है? रूढ़िवादी तबका रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ था, मगर फ्रांसीसी क्रांति के बाद तो रूढ़िवादी भी बदलाव की जरूरत को स्वीकार करने लगे थे। पुराने समय में यानी 18वीं शताब्दी में रूढ़िवादी आमतौर पर परिवर्तन के विचारों का विरोध करते थे, लेकिन 19वीं सदी तक आते आते वे भी मानने लगे थे कि कुछ परिवर्तन आवश्यक हो गया है, परंतु वह चाहते थे कि अतीत का सम्मान किया जाए, अर्थात अतीत को पूरी तरह ठुकराया न जाए और बदलाव की प्रक्रिया धीमी हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद पैदा हुई राजनीतिक उथल पुथल के दौरान सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित इन विविध विचारों के बीच काफ़ी टकराव हुए। 19वीं सदी में क्रांति और राष्ट्रीय कायांतरण की विभिन्न कोशिशों ने इन सभी राजनीतिक धाराओं की सीमाओं और संभावनाओं को स्पष्ट कर दिया। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज, औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। अब जरा औद्योगिक समाज को समझ लीजिए। ये राजनीतिक रुझान एक नए युग का द्योतक थे। यह दौर गहन सामाजिक एवं आर्थिक बदलावों का था। यह ऐसा समय था जब नए शहर बस रहे थे, नए नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे, रेलवे का काफ़ी विस्तार हो चुका था और औद्योगिक क्रांति संपन्न हो चुकी थी। औद्योगिकरण ने औरतों, आदमियों और बच्चों सबको कारखाने में ला दिया। काम के घंटे यानी पाली बहुत लंबी होती थी और मजदूरी बहुत कम थी। बेरोजगारी आम समस्या थी। औद्योगिक वस्तुओं की मांग में गिरावट आ जाने पर तो बेरोजगारी और बढ़ जाती थी। शहर तेजी से बसते और फैलते जा रहे थे, इसीलिए आवास और साफ सफाई का काम भी मुश्किल होता जा रहा था। उदारवादी और रेडिकल दोनों ही इन समस्याओं का हल खोजने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर ये इमेज है, आप इसको देख लीजिए। द लंडन पुअर इन द मिड 19th सेंचुरी एज सीन बाय अ कॉन्टेम्प्ररी। 19वीं शताब्दी के मध्य में लंदन के गरीबों की दशा उसी समय के एक व्यक्ति की दृष्टि से। इसका सोर्स क्या है? हेनरी मेह्यू, लंदन लेबर एंड लंदन पुअर 1861। इस इमेज में देखिए कैसे वहाँ के गरीबों की दशा को दर्शाया गया है। लगभग सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व में थे। जितनी भी इंडस्ट्रीज वहाँ पर चल रही थी वो सारी की सारी प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स थी। एक लोगों के हाथ में चल रहा था सारा का सारा कंट्रोल। बहुत सारे रेडिकल और उदारवादियों के पास भी काफ़ी संपत्ति थी
और उनके यहाँ बहुत सारे लोग नौकरी करते थे। उन्होंने व्यापार या औद्योगिक व्यवसायों के जरिए धन दौलत इकट्ठा की थी, इसलिए वह चाहते थे कि इस तरह के प्रयासों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। उन्हें लगता था कि अगर मजदूर स्वस्थ हों और नागरिक पढ़े लिखे हों तो इस व्यवस्था का भरपूर लाभ लिया जा सकता है। ये लोग जन्मजात मिलने वाले विशेषाधिकारों के विरुद्ध थे। ये लोग व्यक्तिगत प्रयास, श्रम और उद्यमशीलता में गहरा विश्वास रखते थे। उनकी मान्यता थी कि यदि हरेक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए, गरीबों को रोजगार मिले और जिनके पास पूंजी है उन्हें बिना रोक टोक काम करने का मौका दिया जाए तो समाज तरक्की कर सकता है। इसी कारण 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में समाज परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे कामकाजी स्त्री पुरुष उदारवादी और रेडिकल समूहों व पार्टियों के इर्द गिर्द गोलबंद हो गए थे। मतलब जितने भी स्त्री और पुरुष हैं जो समाज में परिवर्तन चाहते हैं, उनको उदारवादी और रेडिकल लोगों की बातें बहुत ज़्यादा पसंद आई और वो इनकी पार्टियों के इर्द गिर्द आसपास जाकर के क्या होने लगे, रैलीड होने लगे, इकट्ठे होने लगे, गोलबंद होने लग गए। यूरोप में 1815 में जिस तरह की सरकारें बनी, उनसे छुटकारा पाने के लिए कुछ राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल आंदोलनकारी क्रांति के पक्ष में थे। फ्रांस, इटली, जर्मनी और रूस में ऐसे लोग क्रांतिकारी हो गए और राजाओं के तख्तापलट का प्रयास करने लगे। राष्ट्रवादी कार्यकर्ता क्रांति के जरिए ऐसे राष्ट्रों की स्थापना करना चाहते थे जिनमें सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हों। 1815 के बाद इटली के राष्ट्रवादी गिउसेप्पे मज़ीनी ने यही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने समर्थकों के साथ मिलकर राजा के खिलाफ साजिश रची थी। भारत सहित दुनिया भर के राष्ट्रवादी उनकी रचनाओं को पढ़ते थे। उम्मीद करता हूं कि जितनी भी बातें मैंने आपको इस डिस्कशन में समझाई हैं वो सारी की सारी आपको समझ में आ गई होंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे जो बेल आइकन आ रहा है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि सारे के सारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त हो जाएं। इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसको ज्वाइन करके हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। मैं आपके उज्जवल भविष्य की हमेशा भगवान जी से कामना करता हूं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।